नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका एसजीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बराबर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे जैसा आपको दिया जा रहा है। बड़ी मेहनत के साथ ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनका संकलन आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी उम्मीद की जाती है, उसी मेहनत के साथ दोस्तों आप लगे हुए होंगे और प्रैक्टिस सेट बराबर लगा रहे होंगे और अधिक से अधिक अभ्यास करने से ही आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि 1-2 दिन का गैप के माध्यम से आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। थोड़ी व्यस्तता के कारण ये प्रैक्टिस सेट आपको 1-2 दिन के गैप से मिल रहे हैं। तो थोड़ा कहीं व्यस्तता की वजह से ऐसा हो पा रहा है और बाकी रेगुलर आपके साथ होगा। करंट के क्वेश्चन भी और ये सभी क्वेश्चन मिलाकर आपको दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, कुछ समय में। चलिए, तो समय न वेस्ट करते हुए आज हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपके लिए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है और आप कर पाते हैं उसे। देखेंगे, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यानी हमने देखा हमारा संविधान जो अंगीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, आपने देखा 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो उस जिस दिन ये संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर को, उस समय मैंने आपको बताया था 15 अनुच्छेद, ओनली 15 आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड, ये लागू किए गए थे। और आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो पूछा गया है मूल संविधान जो था उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन सी है 22 भाग, 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। और डी में आता है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो देखिए, जहाँ पर ये सेंस की बात है, जहाँ पर 24 भाग आपको दिखाई दें तो समझ लीजिएगा वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन यही कहता है कि यहाँ पर बी को कट किया जाए और डी को भी कट किया जाए। वैसे भाग इस समय जो हैं आधुनिक संविधान के हिसाब से 25 भाग हैं, लेकिन ये पूछ रहा है मूल संविधान जो था उसमें कितने भाग थे। तो सिंपल है, मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो यदि आपको थोड़ा सा ये याद रहेगा तो आप अपने आप आंसर इसका खटाक से लगा देंगे। ऑप्शन देखिए 22 भाग याद रहेंगे और 395 अनुच्छेद, आप इसे लगाएंगे और ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची उस समय थे। और आप देखेंगे इस समय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और अनुसूचियों का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर हम कर लेते हैं। मैं आपको बोलता चलूँगा, आप लिखते चलेंगे। देखिए, अनुसूची जो पहली जो थी, 8 अनुसूची थी ना जब मूल संविधान था, तो पहली अनुसूची जो थी उसमें देश में जो कितने राज्य हैं, राज्यों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची जो है उसमें वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के या राष्ट्रपति के या किसी के उच्च न्यायालय के वेतन, भत्ते, पेंशन जो होती है उनकी बात इसमें की गई है। या विधायक, सांसद जो भी होते हैं, जो भी पेंशन भत्ते जो होते हैं। और तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ, ये लोग शपथ, जैसे राष्ट्रपति की शपथ है, उपराष्ट्रपति की शपथ है, सीजीआई की शपथ होती है, जो भी शपथ होती है या विधायक, सांसद जो भी शपथ होती है, उस शपथ की बात आपकी तीसरी अनुसूची में की जाती है। और चौथी अनुसूची आप पढ़ेंगे उसमें राज्यसभा सीटों का उल्लेख किया गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे आप देखेंगे एक उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, इसी प्रकार से राज्यसभा सीटों का हर राज्य में आवंटन किया गया। वो अनुसूची जो आपकी है वो चौथी है। और पांचवी अनुसूची आप देखेंगे, इसमें है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया पांचवी में। और छठवीं अनुसूची जो है जिसमें जैसे ये आपके प्रांत हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजाति प्रशासन जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है छठवीं में।
और 7वीं अनुसूची आप देखें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया जाता है। और 8वीं अनुसूची जो थी उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं, उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। और 10वीं जो जोड़ी गई बाद में ये दल बदल से संबंधित है। और 11वीं जो जोड़ी गई आपकी बाद में पंचायतों का इसमें प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत जो होती हैं। और 12वीं अनुसूची जो होती है उसमें नगर निकायों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से अब इसमें 12 अनुसूची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का वर्णन किया गया है। नए राज्यों का गठन जो होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 6 ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 4 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद ऑप्शन पहले तो आप इसका प्रश्न का जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सही जवाब बी। अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे अनुच्छेद 4, 5 और 6 का जो वर्णन है, आप देखेंगे अनुच्छेद 2 की थोड़ी सी बात करूंगा। अनुच्छेद 2 में आपको बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में बताया गया है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन है। उसमें स्थापना और उनका वर्णन है। जैसे सिक्किम एक नया राज्य बना था, वो अनुच्छेद 2 के तहत ही बना। 1974 में उसे राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वो अनुच्छेद 2 के तहत ही था। तो अब आप देखेंगे अनुच्छेद 4 का जो इसमें वर्णन है, आप देखेंगे अनुच्छेद 2 और 3 में जो बात कही गई है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो बात की गई है, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी राज्य का गठन या प्रवेश होता है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 3 और 2 में जो बातें कही गई हैं, राज्यों की स्थापना या राज्यों का प्रवेश या राज्यों का नाम, क्षेत्र, उसकी सीमाओं में परिवर्तन जो भी होगा संसद एक कानून के माध्यम से करती है। तो इसे क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है। और अनुच्छेद 5 का जो वर्णन है आप देखेंगे ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 और 6, अनुच्छेद 5 और 6 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, उसमें इसकी बात की गई है। और अनुच्छेद 5 ये कहता है यानी प्रत्येक व्यक्ति को संविधान नागरिकता देता है, और नागरिकता किस आधार पर देता है उसका इसमें वर्णन किया गया अनुच्छेद 5 में। वह भारत का नागरिक हो या भारत में जन्मा हो, माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर वो निवासी, भारत का निवासी रहा हो। तो ये अनुच्छेद 5 कहता है। और अनुच्छेद 6 कहता है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से आकर यहाँ प्रव्रजन करके यहाँ आए और बसे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे उनके लिए है, इसमें ये व्यवस्था की गई है। चलिए अनुच्छेद आपका 6 भी क्लियर हो जाता है, 5 भी क्लियर हो गया, 4 और 3 भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक का जो वर्णन किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी आप देखेंगे अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है, विशेष उपबंध दिया गया है। लेकिन 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 119, इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया जो है उसमें जो विनियमन जो किया गया है उससे संबंधित बात इस अनुच्छेद 119 में की जाती है। अनुच्छेद 121 क्या कहता है, इसमें ये 21 कहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो होगा वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, यानी इनके विषय में किसके, आप सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हो या हाई कोर्ट का जज न्यायाधीश जो हों, इनके संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इनके कर्तव्यों के विषय में, इनके निर्वहन के संबंध में कोई चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 121 कहता है। और अनुच्छेद 123 कहता है, देखिए ये अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है अध्यादेश की, किसकी, अध्यादेश।
राष्ट्रपति अध्यादेश कब ला सकते हैं? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और उस समय तत्काल में एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता हो, तो उसमें राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश के द्वारा वो कानून जो बनेगा, वो संसद के द्वारा जो कानून बनेगा उसके बराबर उसकी शक्ति होगी। जब संसद सत्र न हो तब ये काम होता है और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर इसकी ताकत होती है। संसद जो कानून बनाती है उस कानून के बराबर इस अध्यादेश में जो कानून बनाया जाता है उसकी ताकत होती है। राष्ट्रपति तत्काल में इसे लागू कर सकते हैं। जब संसद सत्र न चल रहा हो उस समय ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, ये प्रश्न आपको देखने को मिला है स्क्रीन पर। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी आप देखेंगे ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, ऋषभदेव हैं। जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। मूल संस्थापक या प्रवर्तक कह दें। और प्रथम तीर्थंकर, अगला प्रश्न आएगा वैसे, लेकिन प्रथम तीर्थंकर आपके यही होंगे ऋषभदेव। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें किस कौन से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव पहले थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। तो ये प्रश्न जो है आपका चौथा, इसका जवाब आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे आपके ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ऑप्शन बी है और महावीर स्वामी इसके 24वें थे, 24वें तीर्थंकर। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो रद्द किसने किया, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो 1878 का प्रेस एक्ट जो था वो लागू कब हुआ, पहले तो ये बात आती है 1878 का, और दूसरा फिर आता है कि इसे रद्द किसने किया। तो देखिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो रद्द किसने किया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, लॉर्ड रिपन ने। और ये क्वेश्चन यदि ये बन जाए कि इसे पास किसने किया था, किसके समय में पास किया गया था, तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड ये थे क्या नाम है का ऑप्शन बी में लॉर्ड लिटन, इनके समय में पास किया गया था। 14 मार्च 1878 को ये पास किया गया था। 14 मार्च 1878 को ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने पास किया था लॉर्ड लिटन ने, और रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो क्लियर हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन पहला तो यही है किस इस एक्ट को किसने रद्द किया, तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। लेकिन पास किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड कर्जन तो आपको पता है बंगाल विभाजन से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है। देखिए अब तक कंप्यूटरों की 5 पीढ़ी आ चुकी हैं, 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का पूछा गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका वैसे तो ए होगा, ऑप्शन ए है। लेकिन हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी आपकी जो है 1900 आप देखेंगे 1945, कितनी 45 से 55, 1945 से 55 प्रथम पीढ़ी है, और 55 से 64 आप देख रहे हैं ये दूसरी पीढ़ी है, और 1964 से लगा लें आप 1964 से 75 ये आपकी तीसरी पीढ़ी है, और फिर इसी में आगे जोड़ देंगे आप 75 से 89, 1975 से ये है 1975 से 89 ये आपकी चौथी पीढ़ी है, और 1989 से अब तक जो चली आ रही है वो 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर की। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल पहला ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 55 से 64। अगला प्रश्न, 1 बाइट बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है कौन सा शहर है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका उज्जैन होगा। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। लेकिन यहाँ पर 2 शहर और हैं, जबलपुर और दतिया, आप देखेंगे ये भी शहर हैं 2, लेकिन भोपाल की यहाँ पर बात नहीं की गई है।
जबलपुर और दतिया, ये दोनों शहर आप देखेंगे, जबलपुर और दतिया नर्मदा नदी पर हैं। कहाँ पर हैं ये दोनों? ये दोनों हैं नर्मदा पर, नर्मदा नदी पर, ये नर्मदा नदी पर हैं दोनों, जबलपुर और दतिया। चलिए, उज्जैन शिप्रा नदी पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शहर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी पर कौन सा शहर है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए, राप्ती नदी पर आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो पहला ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। बाकी आपके बचते हैं यहाँ पर, जैसे गाजीपुर है, गाजीपुर गंगा नदी पर है। गाजीपुर कहाँ पर है? गंगा पर। और कौशाम्बी, कौशाम्बी आप देखेंगे, ये कौशाम्बी ये इस पर है, यमुना पर, ये यमुना नदी पर है। और भोपाल किसी नदी पर स्थित नहीं है। तो आपने ऑप्शन ए यहाँ पर गोरखपुर राप्ती नदी पर है, कौशाम्बी यमुना पर है और गाजीपुर गंगा नदी पर है। तो आपने बारी बारी से एक प्रश्न के साथ साथ आपने दो प्रश्न और क्लियर किए। तो हर ऑप्शन में, हर प्रश्न में आपको एक प्रश्न के साथ साथ और भी प्रश्न सॉल्व करने को मिल रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर, आप यदि एक ऑप्शन से 3 जवाब भी मिल जाते हैं तो 30 आप मान के चलिएगा, 30 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, अभ्यास करिए, लगाते रहिए। अगले टॉपिक के साथ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।